एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास के बारे में। पहला पार्ट है संसाधन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 18 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे पाठ 1 संसाधन और इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। बच्चों, आप इससे पहले वाली वर्कशीट में भी संसाधनों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज की जो वर्कशीट नंबर 2 है इसमें आप प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसे सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता होती है वे संसाधन कहलाती हैं। मतलब जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं या जो प्रयोग में लाई जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं बच्चों? वो संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं है। बच्चों, हमने पहली वर्कशीट में ये भी पढ़ा था कि सभी वस्तुएं, सभी संसाधन ये ज़रूरी नहीं है कि उनका आर्थिक मूल्य हो। कुछ का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है। अगर मान लीजिए कहीं बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है तो क्या उसका आर्थिक महत्व होता है? नहीं। लेकिन धातुओं अथवा जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है। धातुओं से बनी हुई कोई भी चीज़ होती है ना, धातुओं का और जीवाश्म ईंधन का, इनका आर्थिक मूल्य होता है। जीवाश्म ईंधन में जैसे पेट्रोल है ना, तो इनका आर्थिक मूल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। चाहे उनका आर्थिक मूल्य हो या ना हो, दोनों ही संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे क्या एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं? तो देखिए उसके लिए यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है। तो यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितनी भी वस्तुएं दी गई हैं तो ये सभी क्या है? ये सभी संसाधन हैं बच्चों, हैं। आप इनमें कुछ और भी बहुत जोड़ सकते हैं। क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। उत्पत्ति मतलब कहाँ से उन्हें प्राप्त किया जाता है, तो वो कहलाएगी उत्पत्ति। ठीक है, एक उदाहरण आपके लिए दिया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो उदाहरण है उससे आप समझ सकते हो, जैसे प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, और मानव द्वारा बनाए जाने वाले और जो मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं संसाधन वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ प्रकृति से प्राप्त संसाधनों में, जैसे यहाँ देखिए मिट्टी लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये प्रकृति से प्राप्त है। इसके अलावा बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं जल। ठीक है, जल ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। और देखिए वायु ये भी प्रकृति से प्राप्त होती है, ये कोई बना नहीं सकता इसको, है ना। वायु है, जंगल है ना, पेड़ पौधे वनस्पति हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्राकृतिक गैस। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों आप वो भी लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश ये सब क्या है? ये हैं प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। तो इस तरह से ये सभी संसाधन कौन से हैं? ये हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन हैं। अब बच्चों इसमें दूसरी टॉपिक है मानव द्वारा बनाए जाने वाले संसाधन। तो मनुष्यों के द्वारा देखिए कौन कौन से संसाधन बनाए जाते हैं, जैसे खिलौना है ना, और इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे बेड है ना, फर्नीचर है, लकड़ी है, टॉर्च है, दीवार है, दरवाजा है, ये सभी संसाधन है। तो ये सभी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे और भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप किताबें हैं, ये भी एक तरह से संसाधन है ना। आप तो किताबों से पढ़ते हैं, कॉपी से पढ़ते हैं, और जैसे दरवाजा है, टेबल है, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाले संसाधन हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आप इसके अलावा जो मैंने यहाँ उदाहरण लिखे आप इनके अलावा और भी उदाहरण लिखकर अपने वर्कशीट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है? देखिए यहाँ जो हमने अभी लिखे थे क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? अब बताइए उपयोगी हैं या नहीं? हाँ बच्चों ये सभी हमारे लिए उपयोगी हैं, है ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हाँ। ठीक है,
अब इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है बच्चों, बताओ क्या एक जैसी बात है? जो हमें यहाँ हमने अभी लिखे और यहाँ पर जो हमने अभी लिखे थे, ठीक है, उनमें एक जैसी बात बच्चों बताओ क्या थी? वो सभी कैसे थे? प्रकृति के उपहार थे। मान लीजिए कि एक बेड है, ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, तो बच्चों बेड के लिए जो लकड़ी है वो तो प्रकृति हमें देती है ना? लकड़ी, सॉरी लड़की नहीं, लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी हमें कौन देता है? प्रकृति देती है ना? तो ये जो बेड है ये मनुष्य ने बनाया, लेकिन लकड़ी किसने दी? प्रकृति ने। तो ये सब क्या है? प्रकृति के उपहार हैं, है ना? तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रकृति का उपहार, ये आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं? अब आप क्या सारांश निकाल सकते हैं? देखिए, कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ आपका प्राकृतिक संसाधन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? अब बताइए बच्चों, क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? तो देखो, प्राकृतिक संसाधनों को निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, 2 वर्गों में बांटा गया है। वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, मतलब प्रकृति में असीमित हैं, उनकी कोई भी लिमिट नहीं है, बहुत हैं वो, है ना, और शीघ्रता से बन भी जाते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं और जो बहुत जल्दी बन जाते हैं, एक तो ये है, ये क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन का रूप है एक, ठीक है। और एक ऐसे साधन है जिनका कि भंडार सीमित है, जो एक सीमित मात्रा में है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष ले लेते हैं। उन्हें बनने में कितना समय लग जाता है? हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो आपको यहाँ पे उदाहरण लिखने हैं, जैसे यहाँ पे मिट्टी और वन लिखा हुआ है ना, ये क्या है? ये असीमित हैं और जल्दी से बन भी जाते हैं। तो आप इसके अलावा यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं? और देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं वायु, वायु भी बहुत स्पीड से बनती है ना, वायु, है ना। और इसके अलावा जल, जल भी असीमित है ना, और शीघ्रता से नवीकृत भी हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसे भंडार जो सीमित हैं और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष ले जाते हैं। तो हजारों वर्ष ले जाते हैं, तो वो जैसे खनिज है, इसके अलावा आप बच्चों पेट्रोलियम भी लिख सकते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी होते हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ। तो ये क्या है? ये नवीकृत होने में हजारों वर्ष ले जाते हैं और इनके भंडार भी सीमित हैं। तो ये सभी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ठीक है। इसके अलावा खनिज हैं और पेट्रोलियम पदार्थ हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। और वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और खत्म होने वाले, इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्षों का समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय। तो देखो, ये जो नवीकरणीय संसाधन थे, यहाँ अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने अभी पढ़ा था वायु है ना, वायु है, जल है, तो ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। और इसके अलावा जंगल है ना, जंगल हैं, और आप लिख सकते हैं जल है, जल मैंने लिख दिया ऑलरेडी। और जैसे गैस हैं, प्राकृतिक गैस हैं, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है ना। और कुछ ऐसे जिनके कि भंडार सीमित हैं, खत्म होने वाले हैं और पुनः पूरित होने में हजारों वर्षों लग जाएंगे, तो अभी हमने जाना था, तो वो आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं। खनिज है ना, उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा रही हूँ, दोबारा से आपको लिखना नहीं है। जैसे खनिज हैं और पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ठीक। तो ये क्या है? इनके पूरे होने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है बच्चों। आप देखिए, वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग होने पर वो भी खत्म हो सकते हैं। जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन इनका लापरवाही से प्रयोग किए जाने पर ये प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। जैसे मिट्टी है और जल है बच्चों, अगर जल का हम लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि जो प्रयोग करने योग्य जल है वो धरती से समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? ये हमारे प्रयोग करने के लायक नहीं रह पाएंगे, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसमें
इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो देखो अभी हमने वर्कशीट में यहाँ पे जाना था कि प्राकृतिक संसाधन, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मैं आपको पहले प्रश्न का लिखित रूप में भी आंसर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि कुछ पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनका प्रयोग बिना किसी संशोधन के साथ किया जाता है, मतलब कि उनका प्रयोग जैसे हैं वो एज इट इज़ उसी फॉर्म में उनका प्रयोग कर लिया जाता है, उसमें किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसे पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे उदाहरण पूछा है उसमें, तो देखिए जैसे मिट्टी, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश आदि। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन आपके मैंने अभी यहाँ पर बताए थे। तो देखिए बच्चों, आप इसके आंसर में यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पॉइंट आप लिखेंगे। अब इसमें देखिए उदाहरण भी पूछे हैं, है ना, तो उदाहरणों में मैंने आपको भी 2 बार ऑलरेडी वर्कशीट में समझाया है, तो आप यहाँ लिखेंगे वायु और यहाँ पे लिखेंगे जल। ठीक है, ये क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन है। और जो अनवीकरणीय है आप उसमें लिख देंगे खनिज। ठीक है, खनिज और पेट्रोलियम, खनिज और पेट्रोलियम। ठीक है, ये इसके उदाहरण है, पेट्रोलियम। ओके, ये इसके उदाहरण हुए। अब प्रश्न नंबर 3 है, देखिए निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। कौन कौन से हैं संसाधन, कोयला, वन, लोहा, जल, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल, वायु। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। प्रश्न नंबर 3 का आंसर ये है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए नवीकरणीय संसाधनों में क्या आ गया, वन, जल, वायु और सूर्य का प्रकाश, और अनवीकरणीय संसाधनों में आ गया कोयला, पेट्रोल और लोहा। तो बच्चों ये आपके तीसरे प्रश्न का आंसर हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, मीठे पानी के स्रोतों को खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। तो बच्चों मीठे पानी के स्रोत खत्म होने के बाद कैसी जीवन हो सकता है, बताइए आप, कैसा जीवन हो सकता है? क्या जीवन की उम्मीद की जा सकती है? नहीं की जा सकती। लोग मर जाएंगे अगर पीने के लिए मीठा पानी नहीं होगा तो, है ना। तो क्या होगा, लोग, जीव जंतु सभी इस धरती पे से समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाएंगे अगर मीठे पानी के स्रोत समाप्त हो जाएं तो बच्चों यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन है इसमें आपको क्या लिखना है, मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन पे एक काल्पनिक कहानी लिखनी है। आपको सोचना है, एक इमेजिनेशन करनी है कि कैसा क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर कहानी लिखने का प्रयास किया है। आप इसके अलावा अपने विचारों पर आधारित कोई भी काल्पनिक कहानी, कल्पना मतलब सोचकर आप कोई कहानी लिख सकते हैं। तो देखिए पहला 4th क्वेश्चन का आंसर है, रात को सोते हुए मैंने एक सपना देखा कि मैं बहुत प्यासी हूँ। मेरी बॉटल में, जैसे सोते समय हम अपने बेड के पास बॉटल रख लेते हैं टेबल पर, तो इस तरह से बॉटल में, किचन में, घड़े में, फ्रिज में कहीं भी पानी नहीं है। फिर मैं घर से बाहर आई तो मैंने देखा कि नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है ना, और बहुत लंबी लाइन बनाकर लोग पानी लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं घबरा रही थी। मेरी आँख खुली तो मैंने थोड़ी देर तक सोचा कि ऐसा क्या था मैंने सपने में देखा। बच्चों ऐसा होता है, कभी हम सपना देखते हैं तो फिर 2 मिनट सोचते हैं कि अरे नहीं मैं तो सो रही थी, है ना, 2 मिनट उस सपने के बारे में सोचते हैं, मैंने ऐसा सपना देखा। तो इसी तरह से जब मेरी आँख खुली तो मैंने थोड़ी देर सोचा और कभी भी पीने का पानी व्यर्थ ना करने का संकल्प लिया। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी पीने का पानी व्यर्थ ना करने का संकल्प लेंगे और कभी भी पीने के पानी को व्यर्थ नहीं करेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट और प्रश्नोत्तर सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।